नमस्कार दोस्तों। कांतारा चैप्टर 1 फिल्म आ गई, आज देख भी ली मैंने, इसीलिए आज ये वीडियो थोड़ी देर से कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि आज पहले कांतारा चैप्टर 1 देखूँ या सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखूँ, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादा शोर जो है कांतारा चैप्टर 1 का है, तो इसलिए उसे ही देखा। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और जो 2022 में कांतारा आई थी उससे आगे की फिल्म है, और मैं इस पर पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ, और जब आई थी तब भी किया था। और ये थोड़ा मिथिकल फिल्म है, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिला दिया गया है। कदम्ब डायनेस्टी एक था, कर्नाटक का जो इलाका है उसमें, आज जो उत्तरी कर्नाटक है और जो गोवा में था, उससे थोड़ा हिस्ट्री लिया गया, लेकिन हिस्ट्री पूरी तरह नहीं है। लेकिन इसमें पुर्तगीज भी आ गए हैं, पुर्तगाली व्यापारी हैं जो बंदरगाह पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद रेफरेंस जो है वो गोवा वगैरह का है, क्योंकि वहाँ भी पुर्तगाली आए थे और वहाँ भी कदम्बों का शासन था। बहरहाल ये जो फिल्म है, जैसा मैंने कहा, कांतारा का जो पहली फिल्म थी उसका प्रीक्वल है। और उसमें जो फिल्म आपने देखी होगी उसमें महावराह का जो हमारे यहाँ एक संकल्पना है, उसको लेकर के फिल्म थी। पर महावराह और लोक देवता के रूप में भी महावराह कई जगह पूजित है, तो उसको मिलाया गया है। पर इसमें बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। इसमें भी महावराह हैं, पर इसमें काली भी हैं, शिव भी हैं, और जो चामुंडी देवी भी हैं, जो कर्नाटक के इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ चामुंडी देवी का मंदिर है, तो वो भी है। और ऋषभ शेट्टी जो इसके निर्देशक भी हैं, लीड रोल में हैं, उन्होंने जो भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से वैसे तो प्रीक्वल है लेकिन उसी का एक्सटेंशन है। और इसमें वो जो कांतारा का जो बाउंड्री है जिसको कोई लांघता नहीं है, वो लांघ करके जानते हैं। फिर इसमें भी वही कहानी है लालच की। जो राजा है वो लालची है और कांतारा को अधिकार करना चाहता है, कांतारा को छीनना चाहता है। कांतारा में एक ईश्वर का मधुबन है, ईश्वर का मधुबन। ईश्वर का मधुबन क्या है ये तो नहीं दिखाया गया है, और कांतारा से बाहर के लोग भी वहाँ जाते हैं, वो भी एक ट्राइब है, वो भी कांतारा का मधुबन चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं। और उस मधुबन पर जो है राजा की भी लालच है उस पर, उसकी नज़र है। और राजा की बेटी की भी है, बेटी जिसकी भूमिका निभाई है रुक्मिणी वसंत ने, उनका काम भी है। शुरू में तो ट्रेलर में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो प्रेम है भी, लेकिन कहानी दूसरी है। रुक्मिणी वसंत ने जो इसमें भूमिका निभाई है वो इंटरवल के बाद या अंत के पहले थोड़ी सी बदल जाती है और भी अच्छी है। तो कांतारा में एक तरीके से जिसको है अप्रत्याशित चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड कहानी मुड़ती है कई जगह। इंटरवल के आधा घंटा पहले तो लगता है कि उसी का है, कुछ खास नहीं है, लेकिन आधा घंटे पहले जो एक कहानी मुड़ती है एक अप्रत्याशित तरीके से, वो वाकई रोचक है और बहुत अच्छी फिल्मोग्राफी है। VFX का इस्तेमाल बहुत कम है। एक बाघ को दिखाने के लिए ज़रूर किया गया है, बाघ भी है इसमें, जैसा कि मैंने बताया। महावराह तो हैं ही, इसमें बंदर भी हैं, मंकीज़ भी हैं इसमें, क्योंकि मैथोलॉजी आपको दिखानी है, जंगल दिखाना है, तो वहाँ वो बंदर भी दिखाने पड़ेंगे, मंकीज़ हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो कहानी है, कहानी के रूप में ये है कि किसी राजा को या किसी पैसे वाले को उस जगहों पर लालच नहीं करनी चाहिए, उन जगहों पर अधिकार करने को नहीं सोचना चाहिए जो पवित्र भूमि मानी जाती है, जो सैक्रेड प्लेस हैं। और इसमें कांतारा जो है वो एक सैक्रेड प्लेस है। या कांतारा के बगल में जो एक ईश्वर का मधुबन है वो सैक्रेड प्लेस है, वहाँ किसी के लिए नहीं हो, कोई उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहता है। तो राजा भी उस पर नियंत्रण करना चाहता है। राजा का बेटा जिसकी भूमिका गुलशन देवैया ने निभाई है, अच्छा निभाई है। शुरू में तो लग रहा था कि ऐसे ही है, लेकिन इंटरवल के बाद उनका जो खलनायकत्व है वो प्रकट होता है, और बहुत अच्छा उनका जो खलनायकत्व है बहुत अच्छा है। वो भी उसी लालच में मारा जाता है। और बाद में जो रुक्मिणी वसंत जो कैरेक्टर, जो राजा की बेटी हैं, जो कहीं और आदिवासियों के बीच में पली थी, वो भी उसी लालच में मारी जाती है, राजा भी मारा जाता है। तो एक मेटाफर भी है ये कहानी जो है इसमें एक मेटाफर है। ये आदिवासियों का तो एक संघर्ष कथा नहीं, मतलब आदिवासियों की जो पवित्र भूमि है
बाहरी जगत जो उस पर नियंत्रण चाहता है, उसके बीच में टकराव की कहानी है। ये तो पहले में भी था, इसमें भी है, लेकिन इसका विस्तार हो गया है और इसमें विष्णु, शिव, उनके गण ये सब भी आते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से धार्मिक फिल्मों में आते हैं। तो वैसे ये फिल्म का जो मिजाज है, टेम्परामेंट है कांतारा चैप्टर 1 का, कांतारा की तरह इसका मिजाज भी रिलीजियस है, एक धार्मिक फिल्म की तरह है। या इसमें लगता है कि एक आप धार्मिक फिल्म ही देख रहे हैं, पर उसमें व्यापार भी है, उसमें बिजनेस भी है। और एक और बड़ी बात ये कि इसमें ज़बरदस्त ह्यूमर है, ह्यूमर डायलॉग में भी है, सिचुएशन में भी है। राजा के यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें भी, उनके जो डायलॉग हैं उसमें भी ह्यूमर है। और वो ह्यूमर जो है हिंदी में भी पूरी तरह आया है। वैसे तो फिल्म कन्नड़ में बनी है, पर जो डायलॉग हैं, वो जो डबिंग हुई है हिंदी में, बहुत अच्छी हुई है। उसमें मतलब आपको लगेगा, ये नहीं लगेगा कहीं कि आप हिंदी की फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो लगेगा अच्छी डबिंग है, अच्छी आवाज़ है। और ऋषभ शेट्टी का कमाल का है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत कमाल की है। म्यूजिक मतलब दो म्यूजिक, एक तो गाने का है, गाने थोड़ा सा मतलब हिंदी के जो दर्शक हैं समझ में तो बोल आ जाते हैं, लेकिन चूँकि थोड़े अनुवादित हैं इसलिए बोल के आपका तादाद में स्थापित नहीं हो पाता। लेकिन जो म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा है। और कई तरह की आवाज़ें हैं, मतलब म्यूजिक में आवाज़ के अलावा, म्यूजिक का तो है ही आवाज़, कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो अमूमन मतलब आप जंगल में जाते हैं तो सुनते हैं, या उनको सुनने का भ्रम होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें हैं। और एक जिसको कहते हैं कि एक जंगल, उसमें रहने वाले लोग, और जो बाहर की जो लालची लोग हैं जो उस पर निगाह जमाए रखते हैं, कैसे इसको नियंत्रण में लिया जाए, सब की मिली जुली है। और हालांकि जब कांतारा आई थी पहली बार 2022 में, तो उसकी आलोचना भी हुई थी। वो कहा गया था कि एक डिफरेंट नैरेटिव पेश कर रही है, पर इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे लोक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैथोलॉजिकल हैं। उनको आप साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको निराशा होगी, लेकिन वो हैं, मतलब हमारे फोक जीवन जो है उसमें बहुत सारे ऐसे फेथ के एलिमेंट हैं जिनको आप तर्क के आधारित जीवन में तो नकार देते हैं, लेकिन फिर भी समाज में हैं। तो और हर समाज में है, मतलब उत्तर भारतीय समाज में भी हैं, दक्षिण भारतीय समाज में भी हैं, तो आप उनको वो भी हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं। तो मैं तो जब कांतारा आई थी तो भी उसकी उस तरह से आलोचना नहीं की थी, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ज़रूर थी उसमें ऋषभ शेट्टी की, और इसमें भी है। इसलिए फिल्म अगर दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आई रिकमेंड इट। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।